गांव की गलियों में खेती बाड़ी करने वाली बहुएं। सुबह का वक्त है। घर की बड़ी बहू रिया रसोई में बैठी है। उसके सामने एक छोटी सी डायरी है और हाथ में एक पुराना पेन। वो बड़ी संजीदगी से पिछले कुछ दिनों के खर्चों का हिसाब लगा रही है। फिर वो उठती है और रसोई के डिब्बों को चेक करना शुरू करती है। कल ही तो हिसाब लगाया था, फिर भी समझ नहीं आता पैसे कहाँ उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो बस आज शाम तक ही चलेगा। एक हफ्ते का सोचा था, पर 2 दिन में ही खत्म होने लगा। दाल भी बस मुट्ठी भर बची है। अगर रमेश जी इस बार भी पैसे नहीं भेज पाए तो कैसे चलेगा? अर्जुन का दूध, पापा की दवाइयाँ, सब कैसे मैनेज होगा? तभी सुमित्रा रसोई में आती है। उनके हाथ में एक खाली दवा का पत्ता है। वो रिया से कहती है, रिया बेटा, अब बाजार जाना पड़ेगा। घर का राशन तो खत्म है। मेरी ये दवाइयाँ भी आज आखिरी थी। सिर का दर्द रात भर सोने नहीं देता। हाँ मम्मी जी, मैं वही देख रही थी। राशन की लिस्ट तो काफी लंबी है, पर मम्मी जी, अभी हाथ में कितने पैसे हैं? बस यही 200 बचे हैं। राम प्रसाद जी के पास कुछ भी नहीं है। खेत का जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो तो साहूकार ले गया। ये 200 रुपए ही है। इसी में तुम्हें घर की सब्जी भी लानी है और मेरी दवा भी। सिर्फ 200 रुपए मम्मी जी? दवा ही तो 225 रुपए की आती है। बाकी 70-80 रुपए में पूरे हफ्ते की सब्जी और राशन कैसे आएगा? आटा और दाल तो बिल्कुल खत्म है। मैं क्या करूं बेटा, भगवान की मार है। तू बस देख, जितना हो सके उतना ही लाना। दवा अगर आधी मिल जाए तो आधी ही ले आना। रिया बिना कुछ कहे नोट ले लेती है और फिर वो पुराना झोला उठाती है और बाजार की ओर निकल पड़ती है। बाजार में भीड़ है। रिया एक सब्जी वाले के पास रुकती है और कहती है, भैया टमाटर कैसे दिए और आलू का भाव क्या है? टमाटर 60 रुपए किलो है बहन जी, और आलू 40 रुपए। धनिया चाहिए तो 20 रुपए की एक गड्डी मिलेगी। 60 रुपए टमाटर? भैया पिछले हफ्ते तो 40 है। इतनी जल्दी इतना भाव कैसे बढ़ गया? और धनिया 20 रुपए? पहले तो आप मुफ्त में डाल दिया करते थे। अरे वो जमाना गया बहन जी। अब डीजल महंगा है, खाद महंगा है। लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अगर 1 किलो टमाटर और 2 किलो आलू लेती तो 140 रुपए यही हो जाएंगे। फिर मम्मी जी की दवा कैसे आएगी? दवा तो बहुत जरूरी है, वरना उनका सिर दर्द उन्हें जीने नहीं देगा। सब्जी कम ले लेती हूँ। रिया थोड़ा सा सामान और दवाइयां लेकर वापस घर की ओर चलती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी देवरानी पिंकी, जो शहर से आई है और जिसकी नई नई शादी हुई है, झोला देखकर कहती है, अरे भाभी, आप आ गई। दिखाइए क्या क्या लाई है। बस इतना सा सामान? हाँ पिंकी, पैसे कम थे तो इतना ही आ पाया। मेरे मायके में थाली हमेशा 3-4 सब्जियों से भरी होती थी। यहाँ तो ना पैसे है ना इज्जत। मुझे पता होता ना कि इस घर की हालत इतनी खस्ता है तो मैं कभी शादी नहीं करती। बस मेरी एक मजबूरी हो गई कि मुझे आपका देवर पसंद आ गया। लव मैरिज के चक्कर में मैंने अपनी किस्मत फोड़ ली। रिया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रसोई में चली जाती है। शाम ढल रही है। घर के बाहर दालान में राम प्रसाद जी एक पुरानी चारपाई पर बैठे हैं। तभी रिया एक गिलास में चाय लेकर उनके पास आती है और कहती है, पापा जी, चाय लीजिए, थोड़ा मन हल्का होगा। आप काफी देर से यहीं बैठे हैं। चाय लेते हुए राम प्रसाद उदास मन से कहता है, अरे मन कैसे हल्का हो बेटा। मैंने सोचा था कि इस साल खेत के लिए लोन लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। नई खाद डालूंगा, अच्छे बीज लाऊंगा। लेकिन इस साल की बेमौसम बारिश ने सब डुबो दिया। फसल कटने से पहले ही खेत तालाब बन गई। फसल खराब हो गई। ऊपर से लोन का ब्याज दिन ब दिन बढ़ता चला गया। अब रमेश को मजबूरन शहर जाकर नौकरी छोटी मोटी करनी पड़ रही है। उसके बिना यहाँ की खेती भी चौपट हो रही है। समझ ही नहीं आता क्या करे। इतने पैसों की तंगी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। पापा जी, आप इतना बोझ मत लीजिए। जितना हो रहा है आप कर ही तो रहे हैं ना। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मौसम पर किसका जोर चलता है? नहीं बेटा, गलती मेरी ही है। मुझे लोन नहीं लेना चाहिए था। मेरी वजह से तुम बहुओं को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। खाने तक के लाले पड़ गए हैं। कभी सोचा नहीं था कि राम प्रसाद के घर में 2 आलू के लिए भी सोचना पड़ेगा। बातें करने के बाद रिया वापस कमरे में जाती है। तभी उसका फोन बजता है। उसके पति रमेश का फोन है। रिया कहती है, हेलो रमेश जी, कैसे हैं आप? खाना खाया आपने? हाँ रिया, खा लिया। तुम कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? मम्मी पापा की सेहत कैसी है? सब ठीक है यहाँ, आप अपनी फिक्र कीजिए। रिया, इस बार भी पैसे कम पड़ेंगे। मालिक ने एडवांस देने से मना कर दिया। लोन की किस्त का नोटिस आया है। घर बेचने के लिए बस थोड़े ही पैसे बच रहे हैं। रमेश जी, कितना बाकी है अभी लोन का? 35,000 रुपए अभी भी बाकी है रिया, और ब्याज अलग से बढ़ रहा है। खेत भी तो दूर है ना, वहाँ सिंचाई के लिए पापा जी से भागा दौड़ी होती नहीं है। इस बार तो दोबारा बीज लेने तक के पैसे नहीं बच रहे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अगली फसल कैसे बोई जाएगी। आप परेशान मत होइए, आप बस अपना ध्यान रखिए। टेंशन मत लीजिए, आराम कीजिए।
फोन रखते ही रिया की आंखें भर आती हैं। वो कमरे की खिड़की से बाहर देखती है। अगले दिन दोपहर में गांव के कुएं के पास कुछ औरतें बैठी गपशप कर रही हैं। कमला कहती है, अरे सुना तुम लोगों ने, कल रमेश के घर में दाल तक नहीं थी। बेचारी रिया पड़ोसी से मांग रही थी। सच में बेचारी रिया, उसे देखकर बड़ा तरस आता है। कितनी सुलझी हुई बहू है, पर किस्मत देखो ऐसे कंगाल घर में आ गई है। हम चाहकर भी क्या कर सकते हैं, खुद हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा है। अरे गीता, तरस किस बात का, उस घर की बहुओं की किस्मत ही ऐसी है। वो पिंकी को देखो, शहर से आई है रानी बनकर, अब 2 कौड़ी के राशन के लिए तरस रही है। रिया वहीं से बाल्टी लेकर गुजर रही होती है। वो सब कुछ सुन लेती है। उसके पैर एक पल के लिए ठिठकते हैं, लेकिन वो पलट कर जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसकी सहेली सविता उसका इंतजार कर रही है। रिया, कहाँ थी तू? तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझसे मांग लिया कर। मैं ठीक हूँ सविता, कुछ नहीं हुआ। झूठ मत बोला कर, मुझे पता है कि तू बहुत परेशान है। घर में पैसों की कितनी किल्लत है। तू कब तक ऐसे ही घुटती रहेगी? तुझे कुछ तो करना चाहिए। ऐसे हाथ पर हाथ धर कर बैठने से क्या होगा? हाँ सविता, तू सही कह रही है, कुछ तो करना होगा, पर क्या? न जमीन पास में है न पैसा। हाँ, तू जो भी सोचे, जो भी करे, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। शाम को घर के आंगन में दादी माँ अपनी चारपाई पर बैठी माला जप रही हैं। रिया उनके पैरों के पास जाकर बैठ जाती है तो दादी कहती हैं, क्या सोच रही है बेटा, इतनी क्यों परेशान है? दादी माँ, समझ नहीं आता, रोज हिसाब लगाती हो, एक एक पैसा सोच कर खर्च करती हो। कोई भी फालतू चीज घर में नहीं आती, फिर भी आखिर पैसा कम पड़ ही जाता है। कल बाजार गई थी, सब्जी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। 60 रुपए टमाटर, 40 रुपए आलू। दादी माँ, हम जैसे लोग क्या खाएंगे? जानती है रिया, जब मैं जवान थी, इन्हीं गलियों में हरियाली होती थी। हर दरवाजे के बाहर धनिया, पालक, मेथी लहराती थी। किसी को बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग बाजार सब्जी खरीदने नहीं, सिर्फ अनाज लेने जाते थे। दरवाजा खुला, ताजी सब्जी तोड़ी और बना ली। सच में दादी माँ? फिर अब ऐसा क्यों नहीं होता? अब तो सब बंजर और धूल भरा लगता है। अरे बेटा, कहाँ आजकल की बहुएं, उन्हें जरा सा बाहर का काम बताओ तो वो थक जाती है। खेती बाड़ी कैसी करेंगी? आजकल की बहुएं वो पेट खाली रख सकती है, लेकिन मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकती। रिया पहली बार अपनी गली को बड़े ध्यान से देखती है और कहती है, वाकई गलियां काफी चौड़ी हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ कूड़ा और पत्थर पड़े हैं। अगर इस बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल किया जाए, आज भी इन गलियों में खेती हो सकती है। रिया का बेटा वहीं खड़ा सब सुन रहा था। वो कहता है, मम्मी, हम भी करेंगे ना खेती। दादी माँ कह रही थी ना, हम भी लगाएंगे धनिया और पालक। हाँ बेटा, देखेंगे, पहले सोचना पड़ेगा कि ये होगा कैसे। बातें करने के बाद रिया रसोई में जाकर काम में लग जाती है। रात को रिया अर्जुन को सुला रही है, पर तब अर्जुन कहता है, मम्मी, आज खाने में सब्जी बहुत कम थी ना, मेरा पेट भी नहीं भरा और पिंकी चाची तो चिढ़ रही थी। मम्मी, दादी माँ की बात सही है ना, हम लोग क्यों नहीं कर सकते खेती? हमारे घर के बाहर भी तो कितनी जमीन है। कैसे करेंगे बेटा, अभी तो छोटा है, पापा जी बीमार रहते हैं, रमेश जी यहाँ है नहीं, कौन देखेगा ये सब? मम्मी, मैं पानी लगाऊंगा ना, मैं रोज आपका साथ दूंगा। हम स्कूल से आकर यही करेंगे, प्लीज मम्मी, कोशिश तो करते हैं। बातें करते हुए रिया अर्जुन को सुलाकर बाहर आंगन में आती है। वो काफी देर तक उस खाली पड़ी गली और अपने घर के सामने की मिट्टी को देखती है। फिर वो अंदर जाती है और कोने में रखी खुरपी पुरानी उठाती है। वो दबे पांव दरवाजे के बाहर आती है और मिट्टी खोदना शुरू करती है और अपने आप से कहती है, कोशिश करने में क्या बुराई है, कम से कम धनिया मिर्च के पैसे तो बचेंगे। तभी अर्जुन वहां आ जाता है। मम्मी, मैं भी आ गया, मैंने कहा था ना मैं आपका साथ दूंगा। तू सो जा बेटा, रात बहुत हो गई है। नहीं मम्मी, मैं भी खोदूंगा। दोनों माँ बेटा मिलकर मिट्टी को बराबर करते हैं। रिया के पास कुछ सूखे धनिया के बीज और थोड़ी सी मेथी थी। वो उन्हें मिट्टी में डाल देती है और अर्जुन से कहती है, पता नहीं बेटा ये उगेगा या नहीं, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। अगर ये धनिया भी उग गया ना, तो हमारी दाल में स्वाद आ जाएगा। अगली सुबह जब सुमित्रा सोकर उठती है और दरवाजा खोलती है तो उन्हें घर के ठीक बाहर खुदी हुई मिट्टी और बिखरे हुए बीज दिखते हैं। वो तुरंत रिया को आवाज लगाती है और कहती है, रिया, ये बाहर क्या तमाशा किया है तुमने? ये मिट्टी किसने खोदी? पूरा दरवाजा गंदा लग रहा है। मम्मी जी, मैंने किया है। मैंने सोचा क्यों ना हम गली के इस खाली हिस्से में थोड़ी सब्जी उगाए, बाजार में भाव बहुत बढ़ गए हैं। तू पागल हो गई है क्या रिया? गली में कौन खेती करता है? लोग क्या कहेंगे? राम प्रसाद की बहू अब सड़कों पर हल चलाएगी, हमारी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला देगी तू। मम्मी जी, लोग तो वैसे भी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे घर में दाल नहीं है। इज्जत तो पेट की भूख से बड़ी नहीं होती है ना, कुछ तो करना ही होगा। वाह भाभी, क्या बात है,
अब आप गली में खेती करेंगी? एक काम कीजिए, कल से नाली में मछली भी पाल लेना, कम से कम घर में नॉनवेज तो आएगा। लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। रिया पिंकी की बातों को अनसुना कर देती है। मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल जाती है। कमला अपनी सहेलियों के साथ रिया का मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखा तुम लोगों ने, रमेश की बहू अब गली में खेती कर रही है, मिट्टी खोद रही है पागलों की तरह। गली में क्या उग जाएगा कमला, वहाँ तो गाड़ियाँ निकलती है, जानवर घूमते हैं। बेचारी का दिमाग ठिकाने ही नहीं रहा गरीबी की वजह से। हाँ, मुझे तो लगता है अब ये लोग घास फूस खाकर ही दिन काटेंगे। ये सब देखकर कमला रिया के पास आती है, जहाँ रिया अभी भी मिट्टी को सही कर रही है। कमला कहती है, अरे रिया, ये क्या नया ड्रामा है? ये गली है, तेरा खेत नहीं। या हम सब चलते फिरते हैं, ये गंदगी हटा यहाँ से। कमला भाभी, मैं आपके दरवाजे की तरफ नहीं आई हूँ, ये मेरे घर के ठीक सामने का हिस्सा है और इससे किसी का रास्ता नहीं रुक रहा। मैं बस धनिया पालक लगा रही हूँ। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी सविता वहाँ आती है और कहती है, रिया तू इनकी बातों में ध्यान मत दे, ये लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। अच्छा, अब तू भी इनकी वकालत करेगी? ठीक है, देख लेंगे कितना सोना उगता है इस मिट्टी में। अब कमला वहाँ से चली जाती है। शाम को गांव के कुछ आदमी भी वहाँ जमा हो जाते हैं। उनमें कमला का पति और 2-3 और लोग हैं। मोहन कहता है, अरे राम प्रसाद जी, ये आपकी बहू क्या कर रही है? हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये मिट्टी कीचड़ रास्ते में आएगा, इसे हटाइए। अरे देखिए भाई साहब, मेरी बहू ने अपने दरवाजे के बाहर लगाया है, किसी के रास्ते में रुकावट नहीं है, वो तो बस थोड़ी हरियाली कर रही है। अरे आज नहीं आया, कल को ये पौधे बड़े होंगे तो दिक्कत होगी, उखाड़ कर फेंक दो ये सब, वरना हम खुद पंचायत में शिकायत करेंगे। वो लोग बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बाद मोहल्ले के कुछ शरारती बच्चे खेलते हुए उस मिट्टी पर दौड़ जाते हैं और रिया के लगाए हुए आधे से ज्यादा बीज उखड़ जाते हैं। अगली सुबह जब रिया ये देखती है तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। इतनी मेहनत सब खराब कर दिया बच्चों ने, बच्चों को भी समझ नहीं आता। वो फिर से मिट्टी सही करने बैठती है। तभी वो देखती है कि कमला जानबूझकर अपने घर का गंदा पानी नाली में बहाने के बजाय उस मिट्टी की तरफ मोड़ देती है और बनते हुए कहती है, ओहो रिया, गलती से पानी उधर चला गया है क्या? मुझे लगा नाली साफ है, अब मिट्टी गीली हो गई होगी ना। ये देखकर अर्जुन गुस्से में कहता है, मम्मी इन्होंने जानबूझकर किया है, मैंने देखा था, आप कुछ कहती क्यों नहीं इनको? चलो अंदर अर्जुन, इनको कुछ कहने से कुछ नहीं होगा बेटा, हम फिर से शुरू करेंगे। रिया अंदर जाकर फूट फूट कर रोती है। सविता ये सब देख लेती है और उसके पास आकर कहती है, रिया रो मत, मैंने सब देखा कि कैसे कमला ने जानबूझकर पानी डाला। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुझे हिम्मत नहीं हारनी। सविता इतना कठिन क्यों है ये? मैं सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही तो कर रही हूँ, अपने पति का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, इसमें लोगों का क्या जा रहा है? क्योंकि तू वो कर रही है जो वो नहीं कर सकते, तो हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। अगली सुबह रिया फिर से मिट्टी तैयार करती है। तभी दादी माँ लाठी टेकते हुए वहाँ आती हैं और कहती हैं, रिया कल तू रो रही थी ना? नहीं दादी माँ, वो तो बस आँख में कुछ चला गया था। बेटा, जो जमीन पर बीज बोता है उसे कभी कभी अपनी आंखों से सींचना भी पड़ता है। किसान हर साल रोता है पर वो हारता नहीं। तू रोना मत, जब तेरी फसल होगी ना, यही लोग तुझसे बीज मांगने आएंगे, तू बस अपना काम कर। रिया फिर से बीज डालती है और अब ज्यादा ध्यान रखती है। ऐसे ही 18-20 दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जब रिया दरवाजा खोलती है तो उसे छोटी छोटी हरी पत्तियां मिट्टी से बाहर निकलती दिखती हैं। अर्जुन कहता है, मम्मी देखो देखो धनिया उग गया, मम्मी हमारा छोटा सा खेत तैयार हो रहा है। रिया घुटनों के बल बैठ जाती है और उन नन्ही पत्तियों को बड़े प्यार से सहलाती है। सुमित्रा भी बाहर आती है और उनकी आंखों में भी पहली बार चमक दिखती है। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तेरा साथ नहीं दिया, पर तूने सच में कर दिखाया। ये हरियाली देखकर तो मेरा आधा सर दर्द तो वैसे ही ठीक हो गया। मम्मी जी, ये तो बस शुरुआत है। उस शाम रिया ने अपने घर की ताजी धनिया तोड़ी और दाल में डाली। दाल की खुशबू पूरे घर में महकने लगी। अगले दिन सविता अपने दरवाजे के बाहर भी मिट्टी खोद रही थी। यह देखकर रिया कहती है, सविता तू ये क्या कर रही है? क्यों, तू अकेली ही मजे करेगी? मुझे भी बीज दे दे, मैं भी अपनी गली को हरा भरा बनाऊंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि तू सही दिशा में काम कर रही है और हमें भी तेरे साथ मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। इससे कम से कम हम अपने घर की गरीबी थोड़ी कम तो कर पाएंगे। कमला दूर से ये सब देखती है और चिढ़ जाती है। फिर वो मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब ये भी शुरू हो गई, पूरी गली को जंगल बना दो तुम लोग। कल को अगर मेरे दरवाजे तक झाड़ आई ना तो देख लेना, तुम्हारी इन बेवकूफियों का नतीजा अच्छा नहीं होगा, याद रखना। आपके दरवाजे पर कोई नहीं आएगा कमला जी, आप चिंता मत कीजिए,
हमारी सब्जियों से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बस देखती जाइए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिया घर में खाना बना रही होती है और बाहर कोई नहीं होता। तभी उसे जानवरों की आवाज आती है। रिया दौड़कर बाहर आती है तो देखती है कि पड़ोस की एक बकरी खुल जाती है और वो सीधे रिया की उस छोटी सी बगिया में घुसकर हरी हरी कोमल पत्तियां चरने लगती है। ये देखकर रिया दौड़ती हुई वहां आती है और कहती है, अरे हटो, हटाओ इसे मेरी फसल। जब तक रिया वहां पहुंचती बकरी काफी नुकसान कर चुकी थी। कमला अपने दरवाजे पर खड़ी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, देखा, मैंने कहा था ना गली में खेती नहीं होती। अब बकरी ने भी समझा दिया तुम लोगों को। अरे अभी भी वक्त है, समझ जाओ तुम लोग। ये गलियों में खेती बाड़ी करना छोड़ो और अपने घर संभालो। रिया अपनी उजड़ी हुई बगिया को देखकर जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। उसे यूं परेशान देखकर कमला उसे समझाते हुए कहती है, देख लिया, हमने तो पहले ही कहा था कि ये सब फालतू के चोचले हैं। रिया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। ये मिट्टी बराबर कर दो और खत्म करो ये सब। तभी कमला का पति भी वहां जाता है और कहता है, अरे छोड़ो कमला, इन लोगों को अकल कहाँ है। अरे बकरी ने तो मुफ्त में बता दिया कि तुम लोग शहर की नकल मत करो। अब चुपचाप ये मिट्टी बराबर करो और रास्ता साफ करो। बेकार में हमारा रास्ता रोक रखा है। तभी गीता और सीता भी वहां आ जाती हैं और ये सब देखकर कहती हैं, सच में रिया, बहुत बुरा हुआ। इतनी मेहनत की थी तूने और अर्जुन ने, पर अब क्या फायदा, सब बेकार हो गया। हाँ रिया, छोड़ ये सब। देख कितनी किरकिरी हो रही है पूरे मोहल्ले में। वैसे भी ये मिट्टी उपजाऊ नहीं है, यहाँ बस धूल और पत्थर ही होंगे। रिया कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखें उन कुचले हुए पौधों पर टिकी हैं। अर्जुन अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ा है। उसकी आंखों में भी आंसू हैं। वो अपनी छोटी सी बाल्टी नीचे रख देता है। सुमित्रा आगे बढ़कर रिया के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, चल बेटा, अंदर चल। नसीब में ताजी सब्जी नहीं लिखी है तो कहाँ से मिलेगी। तूने कोशिश तो की, अब इस तरह रोने और उदास होने से कोई फायदा नहीं। हम गरीबों की किस्मत में तो ऐसी ही बर्बादी लिखी होती है। रिया चुपचाप उठती और बिना किसी को जवाब दिए घर के अंदर चली जाती है। रात का सन्नाटा गहरा गया है। घर के सब लोग सो चुके हैं, पर रिया आंगन में बनी उस चारपाई पर बैठी है जहां दादी माँ आराम कर रही हैं। दादी माँ कहती हैं, रिया, रो रही है क्या बेटा? दादी माँ, सब खत्म हो गया। इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, पानी दिया, खाद डाली और एक जानवर ने सब उजाड़ दिया। शायद कमला भाभी सही कह रही थी। मैं पागल हूँ जो इस बंजर गली में सपने देख रही थी। अब मैं थक गई हूँ दादी माँ। थक गई बेटा? थकान और हार में बहुत फर्क होता है। तू अभी थकी है, हारी नहीं है। याद रख, किसान की फसल जब ओलों से गिरती है ना, तो वो रोता जरूर है, पर अगले दिन फिर से हल उठाता है, क्योंकि उसे पता है कि जमीन कभी धोखा नहीं देती। धोखा तो हालात देते हैं। रिया दादी की बात सुनकर चुप हो जाती है। तभी पीछे से दबे पांव पिंकी वहां आती है और कहती है, भाभी, वो मैंने अभी इंटरनेट पर देखा था। क्या देखा तुमने पिंकी? शहर में लोग बालकनी में खेती करते हैं। अगर हम बांस की ऊंची बाड़ बना दे और उसके अंदर छोटे छोटे ऊंचे बेड़ तैयार करे तो बकरी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। और भाभी, मुझे बुरा लगा कि मैंने आपका साथ नहीं दिया। भले ही मुझे ये घर पसंद नहीं, पर आपकी मेहनत तो सच्ची थी। इस बार मैं आपका साथ दूंगी। सच कह रही हो पिंकी? तुम मेरा साथ दोगी? हाँ भाभी, कल सुबह आप, मैं और सविता मिलकर बांस लगाएंगे। मेरे पास थोड़े पैसे बचे, उससे हम खाद और अच्छे बीज ला सकते हैं। अगली सुबह रिया, पिंकी और सविता तीनों मिलकर गांव के किनारे से पुराने बांस काट कर ला रही हैं। मोहल्ले की औरतें बाहर खड़ी होकर ये देख रही हैं। कमला कहती है, अरे ये पिंकी को क्या हुआ? कल तो महारानी बनी फिर रही थी, आज बांस ढो रही है। क्या रमेश के घर में अब बांस का कारोबार शुरू हो गया है? नहीं कमला, देखो तो सही, वो फिर से उसी जगह पर खुदाई कर रही है, पर इस बार वो बांस की दीवार बना रही है। रिया, पिंकी और सविता ने मिलकर घर के सामने के हिस्से को बांस की ऊंची बाड़ से घेर दिया है। अर्जुन और रामप्रसाद भी उनकी मदद कर रहे हैं। रामप्रसाद जी पुरानी लकड़ियों से एक छोटा सा दरवाजा बना दिया है। बहू, तुम लोग काम करो, मैं देखता हूँ कौन सी बकरी इसके अंदर घुसती है। मैं भी हाथ बटाऊंगा। और मैं इन पौधों के लिए घर की रद्दी और सूखी पत्तियों से खाद तैयार करूंगी। अब पूरा घर एक साथ काम कर रहा है। बाड़ तैयार हो गई है। अब उसके अंदर क्यारी नहीं बल्कि ऊंचे मिट्टी के टीले बनाए गए हैं। रिया ने इस बार टमाटर, मूली, पालक और मेथी के अलग अलग हिस्से बनाए हैं। तभी वहां रामलाल आता है जो गांव का दबंग है। उसके पीछे 2-3 और आदमी हैं। रामलाल कहता है, अरे ओ राम प्रसाद, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? यह सरकारी गली है, कोई तुम्हारे बाप का खेत नहीं है। यह बांस की बाड़ कल तक हट जानी चाहिए, वरना मैं खुद इसे उखाड़ फेंक दूंगा। रामलाल भैया, ये गली सरकारी है, पर मेरे घर के सामने का ये कोना सालों से कूड़ेदान बना हुआ था। तब तो आपने कभी नहीं कहा कि यहाँ से कूड़ा हटाओ। आज हम यहाँ हरियाली कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है।
जुबान लड़ाती है औरत होकर। मैं कहता हूँ हटा इसे, रास्ता छोटा हो रहा है। रास्ता बिल्कुल छोटा नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि हमने कानून तोड़ा है तो चलिए पंचायत, हम सरपंच जी के सामने बात करेंगे, पर मैं अपनी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। ठीक है, कल पंचायत बैठेगी, देखते हैं सरपंच क्या कहते हैं। अब वही सबके सामने फैसला होगा। रामलाल बड़बड़ाते हुए चला जाता है। अब कमला भी रिया का साथ देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो रिया, मैं भी तुम्हारे साथ पंचायत चलूंगी। मैंने देखा है तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए। हम सब मिलकर पंचायत में बात करेंगे। अगली सुबह पंचायत का दिन है। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच जी और पंच बैठे हैं। पूरा गांव वहां जमा है। रिया एक तरफ खड़ी है, उसके साथ सुमित्रा, पिंकी और सविता भी है। रामलाल दूसरी तरफ खड़ा है। तभी सरपंच कहता है, हाँ भाई रामलाल, क्या शिकायत है तुम्हारी? अरे सरपंच जी, राम प्रसाद की बहू ने पूरी गली पर कब्जा कर लिया है। बांस की फाड़ लगाकर रास्ता रोक दिया। कल को कोई गाड़ी निकलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सरकारी जमीन का गलत इस्तेमाल है। रिया बेटा, तुम्हें क्या कहना है? क्या तुमने रास्ता रोका है? सरपंच जी, मैंने रास्ता नहीं रोका, आप खुद चलकर देख सकते हैं। वहाँ से अभी भी 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ निकल सकती है। हमने सिर्फ उस जगह का इस्तेमाल किया है जहाँ लोग कूड़ा फेंकते थे और बदबू आती थी। हमने वहाँ सब्जियाँ लगाई हैं ताकि हमारे घर का और मोहल्ले का चूल्हा जल सके। क्या ताजी सब्जी उगाना गुनाह है? अरे ये बहस कर रही है, इसे दंड मिलना चाहिए। सरपंच जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने देखा है इन बहुओं को, ये सुबह 4 बजे से उठकर मेहनत करती है। पहले मुझे लगा ये पागलपन है, पर ये तो सच है कि इनकी वजह से हमारे दरवाजे के सामने की गंदगी कम हुई है। अगर ये सब्जियां उगा रही है तो इसमें गांव का ही तो भला है। कमला का ये बदलाव देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरपंच जी कुछ और लोगों से बात करते हैं, फिर फैसला सुनाते हुए कहते हैं, हमने सब देख लिया है। रामलाल, तुम्हारी शिकायत में दम नहीं है, क्योंकि रास्ता अभी भी काफी चौड़ा है। और रिया, तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। गांव की खाली गलियों को कूड़ेदान बनाने से अच्छा है कि वहां हरियाली हो। हम ये फैसला सुनाते हैं कि रिया को ये बाढ़ वहां रहेगी। और सिर्फ रिया ही क्यों, अगर गांव की दूसरी बहुएं भी अपने घर के सामने ऐसी छोटी खेती करना चाहती हैं, तो पंचायत उन्हें नहीं रोकेगी। पंचायत में तालियां गूंज उठती हैं। रामलाल मुंह लटकाकर चला जाता है। रिया और उसका परिवार खुशी से झूम उठता है। घर लौटते ही कमला रिया के पास आती है और कहती है, रिया, क्या तू मुझे भी थोड़ा धनिया और टमाटर के बीज देगी? मैं भी अपने दरवाजे के बाहर उगाना चाहूंगी। क्यों नहीं कमला भाभी, ये तो पूरे मोहल्ले की बगिया है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि बीज कैसे लगाने हैं। रिया कमला को बीज देती है और उन्हें लगाने का तरीका भी बताती है। फिर कमला चली जाती है। तब रिया मन ही मन सोचती है, सही कहा था दादी माँ ने कि कल जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो आज बीज भी मांगने आ रहे हैं। अब धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत चुका है। रिया की बगिया में अब सिर्फ पत्तियां नहीं बल्कि छोटे छोटे पीले फूल आ गए हैं, टमाटर के फूल और बाकी सब्जियों के फूल। अर्जुन रोज सुबह पानी देता है। तभी मोहल्ले की और औरतें भी अपनी अपनी गलियों में खुरपी लेकर उतर आती हैं। अब रिया के पास आकर उनसे बीज मांगती है और जाकर लगाने लगती है। तब सविता कहती है, देख रिया, अब तो 5 दरवाजों के बाहर हरियाली दिख रही है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पिंकी रिया से कहती है, भाभी आपको पता है बाजार में टमाटर के दाम अब 80 रुपए किलो पहुंच गए हैं और हमारे यहाँ देखो गुच्छे के गुच्छे लटक रहे हैं। एक शाम रिया के घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है। रमेश शहर से वापस आया है। वो अपनी गटरी लेकर जैसे ही गली में मुड़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे लगता है कि वो किसी और ही गांव में आ गया है। हर दरवाजे के बाहर बांस की सुंदर बाड़ है और उसके अंदर हरी भरी सब्जियां लहला रही हैं। रमेश अंदर आता है और कहता है, अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? माँ, पापा, रिया, ये सब क्या है? ये चमत्कार नहीं बेटा, ये तेरी पत्नी और छोटी बहू की मेहनत है। देख ले, अब हमें बाजार से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने शहर में सुना था रिया कि गांव की औरतें कुछ नहीं कर सकती, पर तूने तो पूरी गली का हुलिया ही बदल दिया। मुझे गर्व है तुझ पर। रमेश जी, ये सब दादी माँ की उस बात की वजह से हुआ है। उन्होंने सिखाया कि किसान कभी थकता नहीं। अब देखिए, हमारा लोन भी जल्दी ही उतर जाएगा, क्योंकि घर का आधा खर्चा तो ये गलियां ही उठा रही हैं। तभी पिंकी बाहर अपने फोन से वीडियो बना रही है और वो अंदर जाकर कहती है, रुकिए सब, मैं ये सब इंटरनेट पर डाल रही हूँ। हमारे गांव की खेती बाड़ी वाली बहुएं अब पूरी दुनिया में मशहूर होंगी। गांव की फिजाएं अब बदल चुकी हैं। जिन गलियों में कभी धूल उड़ती थी और कूड़े के ढेर लगे रहते थे, वहां अब सौंधी खुशबू तैरती है। रिया की हिम्मत ने पूरे मोहल्ले की औरतों के भीतर एक सोई हुई उमंग जगा दी है। सुमित्रा कहती है, बाहू, कल ही डॉक्टर आए थे, बोले कि ताजी सब्जियां और घर का शुद्ध खाना खाने से मेरा बीपी अब बिल्कुल कंट्रोल में है। और ये देखो, आज मैंने पहली बार अपने हाथ से तोड़ी हुई फलियां पकाई हैं। तभी घर के बाहर से शोर सुनाई देता है। पिंकी अपने हाथ में ट्राइपॉड और मोबाइल लिए दौड़ती हुई आती है। उसके चेहरे पर वैसी ही चमक है जैसी किसी बड़ी जीत के बाद होती है।
भाभी भैया जल्दी बाहर आइए, चमत्कार हो गया। मैंने कल जो वीडियो डाला था गांव की गलियों में खेती बाड़ी करने वाली बहुएं, वो रातों रात वायरल हो गया है। लाखों लोगों ने उसे देखा है और हजारों कमेंट्स आ रहे हैं। क्या कह रही हो पिंकी? वीडियो वायरल? इसका क्या मतलब हुआ? भैया इसका मतलब है कि पूरी दुनिया हमारी इस छोटी सी गली को देख रही है। लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन सा गांव है। वो हमसे बीज मांग रहे हैं, तकनीक पूछ रहे हैं। पर पिंकी, हम तो बस अपना पेट पालने के लिए ये सब कर रहे थे। इसमें दुनिया को क्या दिलचस्पी होगी? भाभी लोग तरस रहे हैं ऐसी ताजी चीजों के लिए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि बिना किसी बड़े खेत के सिर्फ गली के कोनों में इतनी अच्छी सब्जियां उग सकती हैं। ये आपकी मेहनत की जीत है। उसी समय बाजार से कमला का पति खाली थैला लेकर लौटता है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वो सीधे अपनी पत्नी कमला के पास जाता है, जो अब खुद अपनी छोटी सी क्यारी में पानी डाल रही है, और कहता है, अरे कमला, सुना तुमने? बाजार में तो हाहाकार मचा है। टमाटर 80 रुपए पार कर गए हैं। गोभी मटर के दाम सुनकर तो पसीने छूट रहे हैं। दुकानदार कह रहा है कि पीछे से सप्लाई ही नहीं है। तो फिर थैला लेकर बाजार गए क्यों थे? अपनी क्यारी की तरफ देखो, वहाँ तो लाल लाल टमाटर लटके हैं। वो क्या बाजार से कम है? अब हमें बाजार के नखरे सहने की जरूरत नहीं है। सच कह रही हो? अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रिया की वो पागलपन वाली एक बात एक दिन हमारे घर का बजट बचाएगी। चलो आज मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, इन पौधों की थोड़ी खाद दे देते हैं। दोपहर का समय है, गर्मी अभी भी है, लेकिन अब गलियों में ठंडक महसूस होती है। अचानक गांव के कुछ और लोग रिया के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। उनमें गीता और सीता भी थे, जो अब तक सिर्फ तमाशा देख रही थीं, पर अब वो खेती करना चाहती हैं। सीता कहती है, रिया बेटा, क्या हमें थोड़े बीज मिल सकते हैं? हमारे बच्चे को बहुत दिनों से हरी सब्जियां नसीब नहीं हुई है, और सच कहूँ तो हमें शर्म आ रही है कि हमने शुरुआत में तुम्हारा साथ नहीं दिया। हाँ रिया, हमें लगा कि ये सब बेकार है, पर आज जब बाजार में आग लगी है तब हमें समझ आया कि जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी इंसान को भूखा नहीं मरने देता। क्या तुम हमें भी ये सब सिखाओगी? गीता चाची, सीता भाभी, आप लोग पराया क्यों कर रही हैं? ये गली हम सबकी है। आइए, मेरे पास पालक और मूली के बहुत सारे बीज पड़े हैं। पिंकी, जरा वो डिब्बा लाना तो। रिया सबको बीज बांटती है और उन्हें मिट्टी तैयार करने का तरीका बताती है। तभी वहां सविता आती है और कहती है, रिया जल्दी चल मेरे साथ। गीता के छोटे बेटे को बहुत तेज बुखार है और उसे उल्टियां हो रही है। घर में कुछ नहीं है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे फौरन कुछ हल्का और ताजा सूप या जूस देना होगा। बाजार की मुरझाई सब्जियों से तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तू फिक्र मत कर सविता, मैं अभी आती हूँ। रिया दौड़कर अपनी बाड़ के अंदर जाती है। वो सबसे ताजे टमाटर, थोड़ी सी अदरक और हरी धनिया तोड़ती है। वो सीधे गीता के घर पहुंचती है और अपनी निगरानी में सूप तैयार करवाती है। चाची, ये पिलाइए उसे, ये बिल्कुल ताजा है, इसमें कोई दवा या केमिकल नहीं है। थोड़ी देर में उसे आराम मिल जाएगा। रिया, तू तो साक्षात देवी बनकर आई है। मैंने तेरा कितना मजाक उड़ाया था, मुझे माफ कर दे बेटा। प्रिया गीता की बात सुनकर खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रमेश घर पर आते हैं और रिया से कहते हैं, रिया तुम जानती हो, आज सुबह ही साहूकार का फोन आया था। उसने कहा कि तुम्हारी इस पहल की वजह से गांव में जो जागरूकता आई है उससे वो बहुत प्रभावित है। उसने हमारे लोन का ब्याज माफ कर दिया है और अब हमें बस मूल रकम चुकानी है, जो हम इस साल की अच्छी फसल से आसानी से कर लेंगे। ये सब हम सबकी सामूहिक मेहनत का फल है रमेश जी। दादी माँ सही कहती थी, जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची तो पत्थर से भी सोना उगाया जा सकता है। जल्दी ही रिया और उसके परिवार वाले अपना कर्ज भी चुका देते हैं। अब उनकी गली का नाम रिया की गली रख दिया गया है। हर घर के बाहर अब रंग बिरंगे फूल और सब्जियां लहरा रही हैं। पिंकी अब भी व्लॉग बना रही है, पर अब वो सिर्फ अपनी भाभी की नहीं बल्कि गांव की हर उस औरत की कहानी दिखाती है जिसने मिट्टी से जुड़ना सीखा। एक दिन दादी माँ आंगन में बैठकर पूरी गली को देखते हुए कहती हैं, देखा रिया, मैंने कहा था ना एक दिन यही लोग तुझसे तरीका पूछने आएंगे। आज तूने सिर्फ पेट नहीं भरा, तूने इस गांव की आत्मा को फिर से जिंदा कर दिया है। ये सब आपकी सीख है दादी माँ, और अब गली में कोई भूखा नहीं सोएगा। अब वो गांव पूरी तरह हरियाली से सज जाता है, जहां बच्चे खेल रहे हैं और बहुएं हंसती खिलखिलाती अपने फसलों की कटाई कर रही हैं। ये सिर्फ एक गली नहीं, एक नए भारत की तस्वीर है।